देखिए डीपीएसपी आपका अगला पार्ट है, इसको बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व। इन्हीं को डिटेल में बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व इनको बोला जाता है। क्या रहते हैं ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व? ये आपके हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए हैं। आर्टिकल कितने हैं? 51 तक। क्या है, अब बात करते क्या है डीपीएसपी। अभी तक हमने क्या पढ़ा है ये बताइए। हमने पढ़े हैं, अब तक हमने पढ़े हैं फंडामेंटल राइट, आपके पढ़े हैं फंडामेंटल राइट यानी कि आपके मौलिक अधिकार। ये आपके किसके हैं? ये किसको दिए गए हैं? सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को। काफी सिटीजन को दिए गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिया में कोई भी रहता है सबके हैं। जैसे एजुकेशन का सबको राइट है, इस तरह के सबको है। तो सिटीजन नॉन सिटीजन ये क्या है? यानी कि ये किसके हैं? इंडिविजुअल के, यानी कि व्यक्ति के हैं ये फंडामेंटल राइट। किसी भी व्यक्ति को देश में रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए, ये किसके हैं? आप सभी के हैं, ठीक है। अब क्या रहेगा? ये रहेगा फंडामेंटल राइट आप सभी के हैं। दूसरा है आपका डीपीएसपी। ये किसने दिए हैं? ये किसके हैं? स्टेट के, यानी कि लिखा हुआ भी है ना राज्य के। इनको कौन प्रोवाइड करता है? इनको स्टेट करता है। और स्टेट को हम क्या पढ़ते हैं? नेशन के रूप में मानते हैं। कंट्री भी, कंट्री यानी कि इसको मानते हैं किसी भी देश के रूप में माना जाता है। देश नॉर्मली यही माना जाता है, नेशन या कंट्री। तो देश हमारा कौन सा देश है? भारत है। बिल्कुल सही बोला आपने, हमारा देश है भारत है। भारत यानी कि इंडिया। दैट इज द भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा देश भारत है। और भारत ने अपने लोगों के लिए, देखिए ये तो व्यक्तियों को मिले हैं। आप जैसे ही इंडिया में पैदा होते हैं आपके जन्मजात रूप से ये आपको मिलेंगे ये राइट। और ये किस किस में दिए गए हैं? आर्टिकल में आपके कितने से स्टार्ट होते हैं आर्टिकल? कब कहाँ तक? 35 तक। इसमें कौन कौन से हैं? 12 और 13 में बेसिक बातें बताई गई हैं। 12 में बताया गया है कि कंट्री क्या है, देश क्या है। सिंपल है भाई। इसमें गवर्नमेंट के अंदर किन किन को माना जाएगा, गवर्नमेंट के अंदर जैसे गवर्नमेंट कंपनियां होंगी, ये दिया गया है 12 में। 13 में क्या दिया गया है? 13 में जो ये 12 में दिया गया है कि कंट्री के अंदर कौन कौन सी कंपनियां होंगी। और जो 13 में दिया गया है कि इनसे आप कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। बिल्कुल हाँ, इनका अगर आप इनसे कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो वो कानून आपका खारिज माना जाएगा, यानी कि उस कानून को वाइड माना जाएगा। उस कानून को हम नहीं मानेंगे जो इनको डिस्टर्ब करते हैं। फिर अगले में क्या दिया है? आर्टिकल 14 से ये स्टार्ट हो जाते हैं। 14 से राइट टू इक्वलिटी, 14 से लेकर 18 तक। फिर आपका फ्रीडम का हो गया है ना, फ्रीडम होगा। फिर इसके बाद हो गया, हाँ बिल्कुल, एक्सप्लॉइटेशन वाला आ जाता है। फिर इसके बाद आता है रिलीजियस फ्रीडम का आ जाएगा, रिलीजियस फ्रीडम। फिर आपका आ जाएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिर इसके बाद एक और रहता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये करके आपके आ जाएंगे। तो आप ये देखेंगे तो इससे क्या रहेगा? आपको इतने सारे अधिकार दे दिए गए हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे ही आप इंडिया में पैदा होगे तो आपको ये राइट मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको अपने आप मिल जाते हैं, बस आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बस ये है। इसके बाद क्या रहता है? सरकार बोलती है कि भाई हम भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ काम करेंगे आपके लिए। हम क्या काम करेंगे आपके लिए? सरकार बोलती है जब भी हम स्कीम चलाते हैं, सरकार स्कीम चला रही है, कौन सी स्कीम चला रही है? एक दो का नाम बताएंगे?
बिल्कुल, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम पीएम करके कई सारी योजना, पीएम किसान संपदा योजना है, इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि है, बिल्कुल उसको रुपए दिया जाता है। क्या बोल रहे हो बेटा? बिल्कुल, जनधन योजना, खूब सारे स्कीम चलाती है सरकार, बोलती है इसके अलावा गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। तो खूब सारे ऐसे काम करती है सरकार। तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? बोलती है सरकार हम भी तो, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो हम अपने जिम्मेदारियों को इस रूप में देखते हैं। यानी जब आप कल को सिस्टम का हिस्सा बनते हो तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? ये तो आपको काम करना ही करना है। इसके अलावा लोगों के फंडामेंटल राइट में कोई गड़बड़ ना हो, यानी कि लोगों के फंडामेंटल राइट बने रहे और आप अपनी तरफ से काम करते रहे। अब ये बोलोगे सरकार क्या काम करती है, इससे हमें ये पता लग जाएगा भाई सरकार क्या काम करती है। पॉलिटिक्स का मतलब ही क्या होता है कि देश को ये देखना कि कैसे रन हो रहा है। तो देश में या लोग होते हैं, सरकार होती है, तो लोगों के क्या अधिकार है वो हमने अभी तक देखा। अब हमें ये भी तो देखे ना भाई सरकार काम कैसे कर रही है। सरकार काम कैसे कर रही है वो तो अगला पार्ट है। अब सरकार किन चीज़ों को लेकर काम करती है, इसमें वो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये आपको है डीपीएसपी। आप यानी इसमें दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगी, कोई भी नीति बनाएगी, तो उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखेगी। सिंपल बोला जाए, ध्यान रखेगी। जैसे बोला जाए कि आप खाना खाने से पहले किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? हाँ बिल्कुल, तो सरकार ऐसे है, सरकार कुछ भी काम करेगी इन चीज़ों का ध्यान रखेगी। ठीक है, तो आप इसको, जैसे ये सरकार चला रही है ना, ये कुछ स्कीमें चला रही है, नेशनल हेल्थ मिशन करके स्कीम चला रखी है, लिखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ये आपके काम का है। हो गया? अच्छा, पहले लिख लिया था। ये कब लिख लिया आपने? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इनकी हेडिंग लिखना, अंदर का मत लिखना बस। ऑब्जेक्टिव क्या है? चेक एंड बैलेंस। ये हम बाद में इनको रहने दो, ऑब्जेक्टिव को बाद में लिखना, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ये जब पढ़ाएंगे तब अच्छा रहेगा। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं, देखिए एक तो है आपके सोशलिस्ट, इनको 3 एरिया में देखते हैं, दूसरा है गांधीयन और तीसरा रहेगा आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये 3 तरह के आपको दिखाई देंगे कि जैसे रहता है ना आपका सोशलिस्ट। अब 1 बाय 1 हम इसको बात करेंगे कि ये जब आपके डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कहीं लिखा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के हैं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या है, आर्टिकल 36 ये है, 37 ये है, 38 ऐसे करके 51 तक ऐसे आर्टिकल लिखते जाते हैं। वहाँ कहीं कुछ नहीं। पर होता क्या है, जब आप इन सब को पढ़ लोगे, फिर इनको पढ़ लोगे, इन आर्टिकल को, इन अनुच्छेदों को पढ़ लोगे, तो क्या रहेगा, उससे आपको एक फीलिंग आएगी। इसमें 3 तरह के दिखाई दे रहे हैं। एक तो होंगे आपके कौन से, गांधीयन, ये रहेगा आपके सोशलिस्ट, मान सकते हो सोशलिस्ट, यानी कि इसको बोला जाता है आपके समाजवादी, सोशलिज्म से रिलेटेड होते हैं, सोशलिज्म से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, यानी कि इसको हो गया समाज से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड हो गया सोशलिस्ट, समाजवादी। दूसरा हो गया आपका गांधीयन, गांधीयन हो गया, यानी कि गांधीवाद, गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित। तीसरे हो गए लिबरल, लिबरल यानी उदारवादी, उदारवाद से होता है लिबरलिस्टिक, उदारवादी। ये 3 रहेंगे, यानी एक तो रहेंगे आपके सोशलिज्म, समाजवादी सोशलिस्ट। दूसरे रहेंगे गांधीयन, गांधीवादी, वादी अलग से शब्द लिखा दिया जाता है,
देखिए क्या होता है, वादी का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई विचारधारा, यानी कोई आइडियोलॉजी। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसको गांधीयन बोलते हैं। सोशलिस्ट जो थिंकर है उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको बोलते हैं सोशलिस्ट। जो आपकी लिबरल है, खुले दिमाग वाले हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको बोलते हैं लिबरल आइडियोलॉजी। तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम डीपीएसपी को पढ़ के देखते हैं, आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 को हम पढ़ते हैं, तो हमें 3 तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। ये 3 चीज़ें दिखाई देंगी। तो अब हम बात करते हैं जो आपके सोशलिस्ट है। क्या होता है सोशलिस्ट? क्या है समाज से रिलेटेड? देखिए क्या रहता है, समाज से रिलेटेड है। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें जो सोसाइटी है ना, व्यक्ति से ज़्यादा सोसाइटी को अहमियत दी जाती है, व्यक्ति से ज़्यादा समाज को। जैसे बोलते हैं ना, काम तो करो पर समाज का ध्यान रख के करना चाहिए। अरे समाज को बुरा लगेगा अगर आप ऐसा बोलना शुरू कर देंगे तो। होता है ना, आपने देखा है, समाज ये बोलता है, दिल्ली में रह रहे हैं बच्चे या बच्चियां, इतना टाइम हो गया, सोसाइटी में मुंह भी दिखाना होता है, क्या रहा, होता है ना। तो क्या रहेगा सोसाइटी, यानी यहाँ क्या हो रहा है, समाज को प्राथमिकता दी गई है, व्यक्ति से ज़्यादा सोसाइटी को महत्व दिया गया है। और ये किससे बना है, सोशलिज्म जो वर्ड बना है ये बना है आपका मार्क्सिज्म से। ये मार्क्स एक विचारक थे, ये मार्क्स एक विचारक थे, तो उनसे बना है ये। तो उन्होंने क्या किया था, मार्क्स ने, इनका नाम ये है कार्ल मार्क्स, CARL, कार्ल मार्क्स, MARKS, कार्ल मार्क्स। ये एक विचारक थे, यानी कि एक व्यक्ति थे, सोचने वाले थे। इन्होंने क्या था, ये कहाँ पर पैदा हुए थे, ये हुए थे पैदा जर्मनी में। नाम सुना है जर्मनी, ये यहाँ पर पैदा हुए थे जर्मनी में। और इन्होंने क्या था, इन्होंने एक आइडियोलॉजी दिया था। इन्होंने आइडियोलॉजी कौन सा दिया था, इन्होंने ये दिया था कि इनकी आइडियोलॉजी को बोला जाता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट नाम सुना है, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट को बोलते हैं साम्यवाद। सुना है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, साम्यवाद। यानी इन्होंने एक आइडियोलॉजी दी थी, एक विचारक थे, यानी कि उससे पहले समाजवाद के बारे में नॉर्मल बातें होती थी, पर ये ऐसे विचारक थे। ये कब हुए थे, पिछली सदी में हुए थे, 1800 समथिंग के आसपास हुए थे, 80-50 के लमसम का मानिए। तो उन्होंने क्या हुआ, पिछली सदी में, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने एक विचार दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर क्या था, ये लगा लो 1850 के आसपास क्या हो रहा था इंडिया में, क्या था इंडिया में 1850? बिल्कुल, आपने एक्ट देखे थे ना, पूरे ब्रिटिश का राज था। तो उन्होंने यही देखा, वहां पर क्या है, वो बोल रहे थे कंपनियों के लिए इंडिया को खोल दिया जाए, ऐसी बातें कर रहे थे ना। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा, यानी उस समय व्यापार बहुत ज़्यादा व्यापार की बातें होती थी, काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि भाई अच्छा, व्यापार की इतनी बातें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जा रहा है, पैसे कमाने पर, पैसा पैसा पैसा। जो काम करने वाले हैं कंपनियों में, उनकी तो हालत ही ख़राब है। उस समय कंपनियां नहीं होती थी, उस समय फैक्ट्रीज होती थी, कारखाने होते थे। कंपनियां शीशे की होती है, काफ़ी अलग तरह का दिखता है उनका स्ट्रक्चर। फैक्ट्री होती थी, फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे, जिनको लेबर बोला जाता था। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि अरे ये कंपनियां हैं, कंपनियों में ये फैक्ट्रियों में लेबर काम करे, और लेबर क्या है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर का। और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है क्यों, क्योंकि जैसे ही लेबर को बोला जा रहा है आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम कीजिए, 12-12, 14-14 घंटे काम करवाया जाता था। नॉर्मली शिफ्ट
एकदम नॉर्मली 8 से 8 होते थे, 8 to 8, 8 AM से 8 PM तक। पर इनको क्या बोला जाता था, नहीं आप और ज़्यादा कीजिए, काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता था, पैसे के नाम पर बहुत कम दिया जाता था। तो इन्होंने ये देखा कि अच्छा जो मुनाफा हो रहा है इंडिया मतलब कि सारे देशों से जो जितना भी जो ट्रेड कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें फ़ायदा किसको हो रहा है, उन्होंने ये देखा। तो फायदा किसको हो रहा था, नहीं फायदा उसको हो रहा था जो कंपनी का मालिक था। भाई प्रोडक्शन ये कर रहे थे, प्रोडक्शन कौन कर रहे थे, यानी उत्पादन कौन कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे आपके फैक्ट्री के मजदूर, लेबर ही तो थे, लेबर काम कर रहे थे, इनको बोलते हैं श्रमिक। लेबर काम कर रहे थे, काम लेबर ने किया, मुनाफा किसको हुआ, मालिक का। मतलब मुनाफा तो पूरे उसकी फैक्ट्री का हुआ, फैक्ट्री का जो मुनाफा हुआ उसमें से मालिक क्या हो रहा है, अपने पास ज़्यादा रख रहा है, लेबर को कम दे रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लेबर की कंडीशन बहुत ज़्यादा नीचे जाती जा रही है, ये हो रहा है, लेबर की कंडीशन नीचे जा रही है। जब लेबर की कंडीशन नीचे जा रही है तो उन्होंने सोचना शुरू किया इसका रीजन क्या है। तो उन्होंने ये देखा कि क्या हो रहा है, कभी धर्म के नाम पर ये बोलते नहीं, उन्होंने लेबर से बात की, कंपनियों के श्रमिकों से बात किया, बोला कि क्या है, बोला अरे पुराने जन्म के पाप हैं, इस जन्म में भुगतने होंगे, अगले जन्म में कष्ट हो हमारे, हो सकता है अगले जन्म में जो पाप हैं वो धुल जाएं। तो इस तरह के उन्होंने देखा, उन्होंने फिर इसलिए क्या बोला, उन्होंने बोला कि रिलीजन क्या है, उन्होंने एक ओपीएम बोला कि रिलीजन के नाम पर जो मकान मालिक हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं रिलीजन के नाम पर कि भाई आपने जो भी है, और वो क्या कर रहे हैं, वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए प्रोडक्शन में, हमें जो बेनिफिट हो रहा है बेनिफिट में हमें ज़्यादा हिस्सा मिले, ये नहीं बोले, प्रोडक्शन नहीं बेनिफिट क्या रहेगा आपका, बेनिफिट यानी कि लाभ है, लाभ का जो ज़्यादा हिस्सा है वो रख ले रहा है मालिक, ओनर रख ले रहा है, यानी मालिक लेता है, मालिक रखता है, लेबर को बहुत कम मिलता है। तो इन्होंने ऐसे देखा कि ये सोसाइटी एक अलग ही तरह की है, जहाँ काम कर रहा है कोई, मुनाफा कोई ले रहा है। तो इन्होंने इसी के खिलाफ आवाज़ उठाई और इन्होंने ये बोला कि जितने भी लेबर क्लास है सारे इकट्ठे हो जाओ और इनके खिलाफ आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप एग्रेसिव मूवमेंट करो। एग्रेसिव मूवमेंट करोगे तो क्या होगा, ये आपके प्रेशर में आकर आपको भी मुनाफे में हिस्सा देंगे, जो फायदे में होगा बेनिफिट उसका हिस्सा देंगे। तो ऐसे किया। तो इन्होंने फिर क्या किया, ऐसे कर करके इन्होंने ज़्यादा संख्या में कौन होता है सोसाइटी में, लेबर, जो उसके ओनर है, फैक्ट्री ओनर है कम। तो यानी इन्होंने जो सोच दी, इसकी जो आइडियोलॉजी बनी, इसी को लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं हमेशा अपनी आइडियोलॉजी में सोसाइटी को और स्टेट को प्रेफरेंस दी। बोला कि स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, यानी किसी देश को इंटरफेयर करना चाहिए कि जो मालिक हैं वो कम रखे, मजदूरों को ज़्यादा जाए, श्रमिकों को ज़्यादा जाए। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी दी, यानी कि इसने क्या बोला, लोगों के लिए ज़्यादा काम करो। तो उसी से क्या है, इसने तो खैर इसने काफ़ी गड़बड़ बातें भी की है। कैसे, इसने ये बोला अगर नहीं दे रहे तो आपको क्या करना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। आप मार दोगे किसी को, इन्होंने बोला है वर्ल्ड रेवोल्यूशन की बात की है, खूनी क्रांति की, क्योंकि वो कंडीशन अलग थी, आज की अलग हैं। हम उन कंडीशन को आज के बेस पर नहीं देख सकते, न आज की कंडीशन को वहां देख सकते, क्योंकि दोनों सोसाइटी अलग है, समय का अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है, पर इससे हमने काम की बातें क्या ली, काम की ये ली कि भाई सोसाइटी हमेशा प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। कम्युनिज्म से एक वर्ड आया, फिर उसी से आगे आया कम्युनिस्ट आया, कम्युनिस्ट से फिर आगे मिलके उसमें ये हुआ, ठीक है सोसाइटी में किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, इसको देखने की जिम्मेदारी है किसकी, सोसाइटी में किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, ऐसे इसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, इसी की तो है ना, सरकार की। ये तो बोल रहा है कि आप खूनी क्रांति करें, मार दो सबको, कोई ऐसा कर रहा है तो। पर आगे इसी को फिर हमने अलग रूप में लिया, इसको अलग रूप में लिया, समय बीतता जाता है तो हमने इसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस रूप में लिया,
भाई देखो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, नो डाउट। कंपनियां जो हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन करेंगी। व्यक्ति हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा, वो एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। उस एक्सप्लॉइटेशन को हम ख़त्म कैसे करेंगे? जिम्मेदारी ली गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने कैसे ली जिम्मेदारी? इसने बोला कि हम किससे, पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा हम इसमें कैसे करेंगे? हम कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे। और इन कानूनों के द्वारा हम क्या करेंगे? हम इन कानूनों से क्या करेंगे? उस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म कर देंगे। किसी को मारने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कानून बनाएंगे। और वो कानून कहाँ पर दिए गए हैं? इनके लिए गाइडलाइंस होती है, भाई आपको कानून कैसे बनाने चाहिए। गाइडलाइंस यानी कि इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये कहाँ दिए गए हैं? ये आपके दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान में आपके ये दिए गए हैं गाइडलाइंस। हुआ क्लियर है कि उन्होंने क्या है? देखो आइडियोलॉजी क्या चली थी, धीरे धीरे बदल के कैसे हो गई। बोले कि ठीक है, यहाँ किसी को मारेंगे नहीं, यहाँ से आई चीजें, यहाँ से ऐसे चलते चलते बोले कि ठीक है, हमने लास्ट में ऑप्शन मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम चेंज कर देंगे सारी चीज। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिया ऐसी ऐसी चीजें होना चाहिए, और वो हम चेंज किसके द्वारा करेंगे? पार्लियामेंट के द्वारा। क्लियर है? ठीक है, लिखना चाहे कुछ लिख लो। ये मैं भी बना लो, ये बना लो जो ये बनाया है समझने के लिए, एक साइड में बॉक्स बना कर। ओके बेटा, तो ये क्या है? यानी कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें सोसाइटी को हमेशा पहले रखा जाता है, और जहाँ पर इस तरह की, जहाँ पर चीज़ें होती हैं, जहाँ की एक्सप्लॉइटेशन के टाइप की चीज़ें हैं, तो उनको ख़त्म किया जाता है। वो आइडियोलॉजी कैसी होगी आपकी? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। क्योंकि सोशलिस्ट इसलिए हो गई क्योंकि उसमें जो चेंज किया जाता है वो आपकी पार्लियामेंट करती है, इसलिए सोशलिस्ट हो गई। अगर वही चेंज क्या करता है, लोग करते, जबरदस्ती करके करते, तो वो आपकी कम्युनिस्ट वाली हो जाती है। सिंपल ये माना जा सकता है। दूसरी आपकी आइडियोलॉजी कौन सी है? गांधीयन। गांधीयन यानी गांधी जी ने जो आइडियोलॉजी दी थी, गांधीवादी। गांधी जी ने बताई थी इस आइडियोलॉजी को, इसी को गांधीवादी बोला जाता है। गांधी जी की कैसी सोच थी? गांधी जी के बारे में जानते हो? कौन थे? क्या चलाई थी? स्कूटर। ठीक है, हाँ, और ठीक है, चलिए। आज कहीं गांधी जी को दिखाई देता है कहीं? ठीक है, सारे नोटा में दे देना। गांधी जी की तो अब आप समझ सकते हो कि भाई वैल्यू कितनी है। सारे नोट उठाकर मंदिर में दे देना, कहीं दे देना। गांधी जी तो हर जगह दिखते हैं। देखिए गांधी जी क्या है ना, गांधी जी को नेशनल फादर ऑफ इंडिया बोला जाता है या नहीं है? राष्ट्रपिता बोला जाता है नहीं? हाँ, पर है नहीं। फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। क्या होता है ना, गांधी जी ना
एक व्यक्ति थे, एक इंसान थे, उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने ये बोला कि जो लोग हैं उनको कैसे होना चाहिए। गांधी जी किस तरह के, गांधी जी की आइडियोलॉजी देखने के लिए आपको ये जानना होगा गांधी जी थे कैसे। वैष्णव नाम सुना है? वैष्णव। विष्णु नाम सुना है? गॉड विष्णु क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश करके 3 देवता माने जाते हैं हिंदू माइथोलॉजी में। तो जो विष्णु भगवान है ना, विष्णु गॉड विष्णु, उसकी आइडियोलॉजी को लगभग कुछ चीज़ों को उसको, गांधी जी एक वैष्णव टाइप के व्यक्ति थे। और वहाँ क्या होता है ना, वहाँ पर ऐसा होता है वैष्णव, उन्होंने उनका जो उनका फेमस जो उनका है ना, जो वो गाते थे, गुनगुनाते थे, जो उनका गीत है उसको बोलते हैं वैष्णव जयंते ते कहिए जे पीर पराई जाने रे। मतलब कि वो गाते भी ऐसे ही थे। तो उनकी माता जी थी ना, विष्णु की काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिवोटेड थी, यानी अच्छी खासी भक्त थी। तो ये क्या करते थे, तो इन्होंने क्या करते थे, कहीं ना कहीं माता का इम्पैक्ट बच्चे पर होता है। तो एक आइडियोलॉजी क्या रहती है, एक वो थी। दूसरा ये वेस्टर्न में पढ़ने गए थे, अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ने गए थे, इंग्लैंड में पढ़ने गए थे ये। तो इंग्लैंड में पढ़ने गए तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जहाँ पर पढ़े थे इन्होंने लॉ की डिग्री की थी, लॉ पढ़े थे इन्होंने। और इन पर ना जो वेस्टर्न थिंकर थे ना, उनका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट था। इंडिया के कल्चर का भी, वेस्टर्न थिंकर का भी अच्छा खासा इम्पैक्ट था। तो इन्होंने कैसी बातें की हैं, गांधी जी की बातें ऐसी होती है कि लोगों में बुराई है, लोग बुरे नहीं है, लोगों के अंदर बुराई है जो उनसे बुरे काम करवाती है। आपको क्या करना है, उस बुराई को ख़त्म कर दो, लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। वो ऐसे मानते थे, यानी ये उनकी आइडियोलॉजी थी। वो बोलते थे अगर इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो आपको किसका डेवलपमेंट करना होगा, बड़े बड़े चकाचौंध के शहर मत बनाओ, गाँव का डेवलपमेंट करो, इंडिया का अपने आप हो जाएगा। अरे इंडिया तो बनाई गाँव से है ना, गाँव अगर डेवलप हो गए तो इंडिया भी डेवलप हो जाएगा। बोलते थे बड़ी बड़ी मशीनें लगा रहे हो इंडिया में, क्या मतलब है बड़ी बड़ी मशीनें लगाने का, 50 आदमियों का काम एक मशीन करेगी। अरे छोटी छोटी मशीनें लगाओ ना, 50 लोगों को रोजगार तो मिलेगा ना। तो वो क्या करते थे, सूत काटने का था, सूत काटने से क्या बोलते थे, उसको सूत क्यों काटते थे, उसको कॉटन का वो रहता है, तो उसको क्यों बनाते थे, उसको इसलिए बनाते थे ताकि वो ये चाहे कि हर व्यक्ति अपना काम करे, अपने कपड़े खुद बनाए, यानी कि उसको बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंस हो, यानी आत्मनिर्भर हो। वो एक ऐसी बातें करते थे जो नॉर्मली होती है ना बातें, उस तरह की उनकी आइडियोलॉजी थी। तो जो ऐसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे सरकार के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसको बोलते हैं गांधीयन फिलोसफी से रिलेटेड गांधीवादी आइडियोलॉजी, गांधीयन DPSP। तो एक तो हो गए, यानी कि जो हमने मार्क्स से लिए, और मार्क्स से भी कैसे लिए याद रखना, मार्क्स का जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी के बेस पर 1919 के आसपास की है, शायद 1970 है या नहीं, देख लेना एक बार, एक्यूरेट मुझे डेट थोड़ा रिमेंबर नहीं है, 1917 है या 1919 है, शायद ज़्यादातर चांस 1919 का है, 1919 का है, तो ये देख लेना। तो इस यहाँ के आसपास की ना, ये क्या हुआ था, रशियन क्रांति हुई थी, उसमें USSR था, यहाँ पर क्या हुआ ना, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन। और इसमें ना एक लेनिन करके व्यक्ति थे, वहाँ के अच्छे खासे लीडर थे, उन्होंने क्या किया, लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, बोला कि अरे यहाँ भी जर्मनी में तो उन्होंने बोला था कि भाई एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं आप, क्या करो। वो क्या बोलते हैं कि आपके पास खोने के लिए क्या है, सिर्फ जंजीरें हैं जो आपके पैर में बंधी है, पाने के लिए आपके पास पूरा संसार है, आप उठो, क्रांति करो, यानी कि आप वर्ल्ड रेवोल्यूशन करो और वर्ल्ड रेवोल्यूशन से सब कुछ छीन लो। वो ये बोलते थे, इस तरह की आइडियोलॉजी थी। तो उसी आइडियोलॉजी को क्या किया, ये 1850 में थे। यहाँ 1919 के आसपास रसिया के जो लीडर थे, लेनिन थे, जर्मनी यहाँ पर है, रसिया यहाँ पर है, तो रसिया के लिए उसको वो लगा, हाँ अच्छा इसकी कुछ चीज़ें ना चेंज कर देंगे तो हमारे यहाँ पे फिट हो रही है। उसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिट किया, और उसने रसिया में जो मजदूर थे, जो लेबर थे, उनको इकट्ठा किया, और जो वहाँ के जो फार्मर थे उनको इकट्ठा किया। उनको इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ क्या किया,
एक अच्छी खासी रेवोल्यूशन कर दी, और रेवोल्यूशन करके सरकार वहाँ पर क्या हुआ, सारी चीज़ें चेंज कर दी। 1919 लिख लेते हैं। तो सारी चीज़ें चेंज कर दी। जब सारी चीज़ें चेंज हो गई तो फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद देखा इंडिया कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। इंडिया के जो लीडर थे ना, अच्छे खासे रसिया से इन्फ्लुएंस्ड थे, रशियन इकोनॉमी से, क्योंकि उसने क्या किया, रेवोल्यूशन किया, राजा को मार दिया, सबको भगा दिया। उसके बाद अपने कंट्रोल में ले ली पूरी इकोनॉमी, पूरा का पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लिया, और बोला कि हम लोगों से काम करवाएंगे और उनको जितनी ज़रूरत है हम पैसे देंगे, आप काम कीजिए। तो इससे क्या हुआ, उसको अच्छा खासा फायदा हुआ। इसी का रूप चेंज करते हुए इंडिया ने कैसे लिया, क्योंकि इंडिया के जो जैसे जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो भी तो जाते रहते थे ना भाई, बाहर घूमते थे। तो इससे अच्छे खासे, इसके अलावा जैसे जयप्रकाश नारायण वगैरह काफ़ी लीडर यहाँ पर से प्रभावित थे, इससे इन्फ्लुएंस्ड थे। जैसे अब भी देखेंगे ना, सीपीआई का नाम सुना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये कैसी है, ये कहीं ना कहीं इसकी आइडियोलॉजी से अब भी प्रभावित है। तो अब भी इससे रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल साइड में रहता है इनका अच्छा खासा प्रभाव, केरल में। तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, इन्होंने जब आज़ाद हुआ तब तक इनको लगभग 20 साल हो चुके थे, 27-28 हो गए ना साल, 1919 से लेकर 1947 तक तकरीबन 28 साल देख लिया था। अच्छा, रसिया एकदम इतना ज़्यादा ग्रोथ कर गया, तो क्यों ना वहाँ की जो कुछ चीज़ें हम ले लें। पर इनको ये पसंद नहीं आया कि हम ऐसे वर्ल्ड रेवोल्यूशन करें। उन्हीं को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिया, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लॉ के द्वारा चेंज करेंगे, पार्लियामेंट करेगी चेंज। यानी पार्लियामेंट भाई किसको कितने रुपए मिलने चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये था आपका कम्युनिज्म, सोशलिज्म। कम्युनिज्म से आया सोशलिज्म, ठीक है, ठीक है। सोशलिज्म समाज के बारे में जो भी अच्छी अच्छी बातें करनी है, सोशलिस्ट। दूसरा था गांधीयन, गांधी जी से रिलेटेड, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब तीसरा है हमारा, कौन सा है, लिबरल। लिबरल यानी उदारवादी। ये कैसा होता है, उदार थिंकिंग। आर्टिकल 44 से, यानी ये मानता है कि लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, है या नहीं है? आप बताइए, लोग समझदार हैं? तो आर्टिकल 44 क्यों नहीं लागू कर देते? 44 ये बोलता है, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी बोलते हैं, समान नागरिक संहिता। पूरे देश में एक कानून होगा, एक विधान होगा, एक ही कानून बोलते हैं, एक लॉ बनेगा पूरे देश के लिए, हिंदू मुस्लिम अलग अलग लॉ नहीं बनेंगे, ये बोलता है। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे ये वाले हैं और बाकी इस तरह की चीज़ें करेंगे भाई, वो मानता है कि सब चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। तो जैसे इसके अलावा एग्रीकल्चर को कैसे किया जाए, पढ़े लिखे लोग यही बोलेंगे ना, साइंटिफिक तरीके से किया जाए। जो 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 प्रोडक्शन है वो कैसे किया जाए, मिल्क प्रोडक्शन साइंटिफिक तरीके से। तो ये ऐसी चीज़ें बात करता है, उदारवादी पढ़े लिखे टाइप के लोगों की बातें। तो जब हम अपने डीपीएसपी को पढ़ते तो इसमें 3 तरह की चीज़ों की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, भाई बनाने वाले तो वही थे ना, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी जी को फॉलो करते थे, उसकी आइडियोलॉजी वाले थे। उन्होंने वैसी चीज़ें, भाई जैसे फॉलो करेंगे आइडियोलॉजी वैसी तो चीज़ें बताएंगे। कुछ ऐसे थे जो रसिया से अच्छे खासे इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने वैसी चीज़ें बोला ये होना चाहिए। कुछ ऐसे थे जो साइंटिफिक तरीके करके बातें करते थे, लिबरल टाइप के सोच वाले थे, उन्होंने बोला नहीं ये चीज़ें ऐसे होना चाहिए। तीनों का हम जब मिक्स रूप देखते हैं, वो कहाँ दिखाई देगा हमें, आपके कहाँ पर दिखाई देगा, डीपीएसपी में। कुछ पूछना है यहाँ तक, क्लियर है? मैं पूछूंगा, ठीक है, लिख लो लिखना चाहे तो। वैसे लिखने का तो इसमें कुछ है नहीं, लिखे तो लिख लो फिर भी अगर लगे कि कुछ लिखना है। हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ लोग थे, हाँ बिल्कुल थे। पर ये है ना, इंडिया में अब भी ऐसी आइडियोलॉजी के लोग हैं, इसके कहने का है। पर ये सिस्टम पर बिलीव करते हैं, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी तो नेता बने हुए हैं, तभी तो पार्टी है। पर ये उसकी तरह ये नहीं बोलते कि लोगों को मार दो, ये नहीं बोल रहे। तो ये है ना, ये आ गए ना आपके समाजवादी।
कम्युनिस्ट। अब देखिए इसमें कैसे बात कर रहे हैं, जो हमने बात की ना वही बातें करेंगे सारे के सारे जो हमने अभी तक बात किया। बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, आर्टिकल 38 क्या बोलता है, ये बोलता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग द प्रोटेक्टिंग एंड सोशल ऑर्डर टू इंश्योर सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस बाय मिनिमाइज इन अनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। यह क्या बोला है, अवसरों की असमानता को कम करने के लिए प्रयास करेगा। इसने कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि सरकार ऐसे काम करेगी जिसमें लोगों के पास अनइक्वलिटी कम हो। कर रही है ना सरकार, कितना काम कर रही है आप लिखिए, मैं फिर बताता हूँ इसको डिटेल में, ये दोनों लिखिए। इनको एक बार हल्का सा देख लो, मैं फिर बताता हूँ डिटेल में बताऊंगा आपको। हो गया।
हो गया। देखो इसमें क्या है ना, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए जो अभी हम बता रहे थे ना बेटा, ये वही है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है, समाजवादी। समाजवादी में क्या दिया है, आर्टिकल जैसे 38 है, 38 में क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि जो अनइक्वलिटी है, समाज में असमानता है, उसको कम करेगा। कैसे करेगा ये तो नहीं बताया ना, कैसे करेगा, कानूनों के द्वारा। बिल्कुल, ये कब बात कर रहे हैं अनइक्वलिटी कम करने की, 46 से लेकर 1949 में, इसी में तो कर रहे हैं ना, यानी यहाँ से इतने साल पहले। दूसरा क्या है, आर्टिकल 39 क्या बोलता है, जो स्टेट क्या करेगा, ये करेगा एडुकेट मीन ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन, यानी सभी व्यक्ति को लिए जीविका के पर्याप्त अवसर। कैसे, जैसे सरकार क्या चला रही है, इसके लिए स्कीम बताना, कौन सी चला रही है, आपकी पीडीएस सुना है, पीडीएस, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जन वितरण प्रणाली। कोटे की दुकानों पर आपको चावल मिलता है, चावल मिलता है और गेहूं मिलता है ना, ये यही है ना आजीविका, यानी सबके लिए। ये तो एक ये रहेगा एडुकेट मीन ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन, यानी पर्याप्त अवसर, यानी उसको क्या है, उसको भूखा नहीं मरने देना। इसके साथ साथ जैसे इसके अलावा और क्या चला रही है, सरकार स्किल मिशन चला रही है, कई सारे स्किल को लेकर। मनरेगा नाम सुना है, MG नरेगा बोलते हैं, MGNREGA, मनरेगा, MG नरेगा का इसका नाम बना दिया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। हाँ बिल्कुल, तो ये है, यानी पर्याप्त दे रहा है ना, सरकार कर रही है ना काम। इसके अलावा क्या है, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स शैल बी ऑर्गेनाइज इन ए मैनर टू सर्व द कॉमन, यानी भौतिक संसाधनों का इस तरह प्रयोग किया जाएगा ताकि सबकी भलाई। भौतिक साधन में क्या आ जाएगी, आपके फिजिकल में, इसमें क्या रहते हैं, इसके मटेरियल रिसोर्स। मटेरियल में क्या आ जाएगा, जैसे खदानें हैं, आपके जो जंगल है, जैसे आपके फॉरेस्ट हैं, इसके अलावा जैसे लेक हैं। ऐसा नहीं है उठाकर किसी अंबानी को सौंप देंगे या किसी को अडानी को सौंप देंगे, ऐसा नहीं है। लेक है तो सभी उसका यूटिलाइज करेंगे। ये नहीं है कि नदियों को बोल देंगे अरे ये अडानी की नदी है, इसमें से जो भी पानी पिएगा क्या करेंगे, उसको 1 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उस सब के लिए है, पर्वत जंगल पहाड़ सब के लिए है, पानी सब का है। तो ये क्या करेगा, ऐसा रहेगा कि यानी कि सब के लिए यूज करेगा मटेरियल रिसोर्स को। इसके आगे है द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ये क्या करेगा ना, स्टेट ऐसा करेगा कि ऐसे काम करेगा जिससे कि कुछ लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा न चला जाए। इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार अपनी कंपनियां चलाती है। जैसे आप देखेंगे, आपका MTNL BSNL का नाम सुना है, पहले थी फोन की कंपनियां थी MTNL BSNL। LPG गैस सिलेंडर सरकार के भी रहते हैं। इसके अलावा आपका ये देखेंगे ना हाँ, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड करके चलाती है, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करके चलाती है। इसके अलावा ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड करके। ऐसी तकरीबन 200 के आसपास देश सरकार के पास कंपनियां, और हर कंपनी कई हजार करोड़ की है, कई कंपनियां तो लाखों करोड़ की है। बहुत ज़्यादा बड़ा जो है इनका एक अलग से सिस्टम है, एक मंत्रालय के अंदर चलाई जाती हैं। तो ये क्या है, ताकि कुछ लोगों के हाथ में सारा पैसा न सिमट जाए, इसलिए सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है। टैक्स क्या लगाती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख है या 8 लाख है, इसकी बढ़ाती रहती है कि इतने से कम वाला है उसको टैक्स नहीं देना होगा, इससे ज़्यादा जो भी है उसको टैक्स देना होगा। वो क्या है, यानी कि जो उस टैक्स का जो पैसा आएगा उसको जो गरीब में है वहाँ पर बांट देंगे, हम सड़कें बनवा देंगे। यही तो काम कर रही है ना सरकार। इसके अलावा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। आपने देखा है काफ़ी बार, देखिए आप जाओगे तो जो वुमेन है ना, उसको क्या हो रहा है, उसको जो उसको जो मिल रहा है, पे मिल रही है,
उसको कम मिलता है, वुमेन को काम ज़्यादा करती है पर उसको पेमेंट कम मिलती है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या है, इसको रोकता है। ये आर्टिकल बोल रहा है कि इक्वल वे होगा, पुरुष है या महिला है काम करेंगे तो समान वेतन मिलेगा। ये है इक्वल वर्क करेंगे। बच्चों के लिए नहीं है, वहाँ पर बंद है, बच्चों के लिए लेबर का है ना, लेबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन वाले में हमने देखा बंद है। मैन वुमेन का उनको बराबर मिलेगा। द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हेल्थ एंड वर्कर, इससे क्या रहेगा, इससे जो श्रमिक है ना उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाएगी। श्रमिक स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे की जाएगी, लेबर के हेल्थ की, कि लेबर को लिए स्कीमें चलाई जाती है। ये है हेल्थ में आयुष्मान स्कीम है, उसके अंदर आप सरकार में आप जा सकते हैं, आप वहाँ पर, हाँ बिल्कुल। इसके अलावा है ना कई सारी और स्कीमें चलाई जाती हैं, तो इससे क्या रहेगा, इससे आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। वो स्कीमें चलाने की पावर किसने दी, सरकार को, इन्हीं आर्टिकल ने सरकार को पावर दी है। नहीं तो कोई व्यक्ति ये बोल सकता भाई हम टैक्स का पैसा तो हम भी दे रहे हैं ना, अब कुछ ही लोगों को क्यों बेनिफिट कर रहे हो, बोल तो सकते हैं। फिर सरकार बोलेगी देखिए ये आपका आर्टिकल बोलता है कि हम बेनिफिट कर सकते हैं। इसके अलावा चाइल्डहुड एज यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, वही है बाल अवस्था और किशोर अवस्था का शोषण न हो, यानी एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, बच्चों का नहीं एक्सप्लॉइटेशन हो। वो आपने आर्टिकल किस में भी पढ़ा था, 20, ठीक है। इसके अलावा 21A इससे रिलेटेड है, चिल्ड्रन से, हाँ कहीं ना कहीं वो भी इसी से रिलेटेड है कि भाई उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा तो उसको एजुकेट किया जाएगा, है ना। तो ये है, तो ये जो आर्टिकल है ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं देश कैसा काम करे। देखिए अब सबके भले की बात कर रहा है ना, कहीं चिल्ड्रन का भला है, कहीं वुमेन का भला है, इक्वल वेज है, कहीं लेबर का बेनिफिट है, यानी सरकार ऐसे कानून बनाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसलिए सरकार को ना इससे पावर मिलती है। इससे क्या पावर मिलती है, कोई व्यक्ति सरकार पर केस नहीं कर सकता कि आप हमारे टैक्स का पैसा इन पर क्यों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सरकार को पावर मिलती है, ठीक है। इसके बेस पर अब बात आती है क्या ऐसा होता है, तो ऑक्सफैम रिपोर्ट है ना वो ये बोलती है देश के जो ऊपर के 10% है ना, इनके पास देश की 60% संपत्ति है, इनके पास देश की 60% प्रॉपर्टी है। जो देश में जो सबसे ज़्यादा अमीर जो व्यक्ति हैं 1% है, उनके पास देश की है 60%, और जो देश के 10% है इनके पास 60 से ज़्यादा है। यानी जैसे जो सबसे अमीर जो 10% लोग हैं ना, उनके पास देश का मैक्सिमम पैसा उनके पास है। अगर सरकार ये कर रही है तो फिर इनके पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ गया। क्या आपके पास मुकेश अंबानी जितना पैसा है, आपके पड़ोसियों का आपका मिला लें, आपके पूरे गांव या शहर का मिला लें, तो नहीं होगा। तो फिर ये क्या है, यहाँ तो सरकार को बोला गया है, आप ये क्या बोल रही है सरकार को, इन इक्वलिटी इन इनकम, यही तो है। इसको क्या करेगी, कम करेगी, कम करने का प्रयास करेगी, है ना, मिनिमाइजिंग इन इक्वलिटी इन इनकम। भाई आपके पास जब उतना पैसा नहीं है जितना मुकेश अंबानी के पास है, तो फिर क्या है, अनइक्वलिटी तो है कि सरकार काम कर रही है। अमीर लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं, गरीबों के घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं पर इतने कंपैरिजन में नहीं बढ़ रहे हैं, उनके ज़्यादा पैसे बढ़ रहे हैं। अगर देश में 100 रुपये बनते हैं, मान लो 100 रुपये का प्रोडक्शन होता है, तो तकरीबन 50 से 60% अमीरों के पास जाते हैं। इनके पास कितने रहते हैं, कुछ ही मुट्ठी भर अमीरों के पास जाएगा, बाकी 40 से 50% बाकियों के पास रहेगा। और उसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन है, इसमें तो मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं और ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हो कैसा रहा है। तो सरकार गलत कर रही है ना। सरकार के खिलाफ आपको भी एक खूनी क्रांति कर देनी चाहिए ना, एक बल्ड रेवोल्यूशन आप सबको मिलके, यही है। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें फ्री कर देनी चाहिए, है ना। हाँ लिमिट से ज़्यादा
उसने अपनी लड़की की शादी में ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए ना। वसूलेगा तो सही है। लड़का है लड़के की शादी में, है ना। अब खर्च हो गया, कहाँ से निकालेगा खर्च, आपसे ही तो निकालेगा। आप देखिए इसका क्या है, वो तो ठीक है ऐसी मजाक था। ये कहाँ पर है, सरकार पैसे, देखिए पहले क्या था, देश के पास पैसे नहीं थे, पैसे आ रहे हैं, अमीरों के पास नो डाउट ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, पर वो जनरेट ज़्यादा कर रहे हैं, जा नहीं रहे, जनरेट कर रहे हैं। तो अमीरों से सरकार टैक्स लेती है, टैक्स लेकर ना गरीबों में बांट देती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि अगर हम सोशलिज्म की बात करते हैं, पैसे होंगे तभी तो सोशलिज्म होगा, नहीं तो हम बांटेंगे क्या। पैसे होंगे तो पैसा लेकर बांट देंगे, पैसे ही नहीं होंगे तो फिर किस चीज़ का सोशलिज्म रहेगा, फिर आप भूख बांटोगे, वो भी भूखा है आप भी भूखे हो, यही तो रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ये है कि सरकार क्या कर रही है भाई, अमीरों के पास जा रहा है, पर सरकार जैसे आपकी मिड डे मील स्कीम है, जैसे सड़क है, ये सारी चीज़ें बना रही है, इसका बेनिफिट तो सबको हो रहा है। उज्ज्वला योजना चला रही है जिसमें कि सिलेंडर दे रही है, गरीबों को ही तो दे रही है ना, बीपीएल वालों को, अमीरों को तो नहीं दे रही है। तो सरकार उस तरह की चीज़ें चला रही है ना, धीरे धीरे करके वो जो अनइक्वलिटी है कम हो जाएगी। अगला है आर्टिकल 41। फोर्टी टू, 43, 44, 43A। लिख लो इसको, फिर मैं बताता हूँ आपको।
तबीयत खराब है, ठीक है चलिए। इसको एक्सप्लेन करूँ या रहने दो? हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी फिर मैं कर लूँ, ठीक है। हो गया। देखिए इसमें क्या बोलता है, इट टॉक अबाउट सिक्योरिंग राइट टू वर्क ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। आपने देखा है ना, काम, बेरोजगारी से, बीमारी, बुढ़ापे से सहायता, वही जो मनरेगा। इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन क्या है आपकी? यही तो है, आर्टिकल 41 ही तो बोलता है। अब क्या होता है, इलेक्शन आते हैं, सरकारें इतनी चालाक होती हैं, इलेक्शन है, अगले महीने इलेक्शन है, हम तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप बोलोगे ये क्या मजाक है, आपको देना था तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको जो बेनिफिट दे रहे हैं पहले देते हैं। अपोजिशन बोलेगा अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, पब्लिक के पैसे हैं। कोर्ट में मान लो केस चला गया तो कोर्ट बोलेगा ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं इलेक्शन के पास, क्योंकि भाई जो आपको बेनिफिट देगा उसको लोग वोट देंगे। अगर सरकार ये बोले जिस भी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखी है, हम उसको 20,000 रुपये पर मंथ देंगे, क्या आप उसको वोट दोगे या नहीं? देंगे। आपके सरकार अपने जेब से पैसा देती है भाई, जिसको नहीं मिलेगा उसको कैसा फील होगा? ये क्या है? यही तो बोलेंगे हम क्यों जॉब कर रहे हैं। सरकार बोलेगी देखो आर्टिकल 41 का यूज कर रहे हैं हम, 11,000 देते हैं। मैं ये बोला कि सरकार क्या बोलेगी, देखिए संविधान में लिखा हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही आप देखते हैं ये क्या रहता है, इसके अलावा रहता है असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आगे ना अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, ओल्ड एज बुढ़ापे में पेंशन। बुजुर्ग आदमी है, 60 साल के हो गए, आपको पेंशन कुछ ना कुछ तो मिलेगी। पता है न्यूजीलैंड में 1 लाख के आसपास पेंशन मिलती है। हाँ, इंडिया में कम ही मिलती है, उन देशों की करेंसी काफ़ी अलग रहती है ना। हाँ अलग अलग स्टेट है, अलग, दिल्ली में और ज़्यादा है। हाँ दिल्ली में और ज़्यादा है। एंड सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, सिकनेस का आ गया ना, जैसे कि आपकी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। एंड डिसेबिलिटी, भाई आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के लिए व्हील चेयर होती है ना, उसके अलावा उनको बस में फ्री में पास वो दिया जाता है। इसके अलावा उनको और भी काफ़ी बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि उनको बाकी समाज के साथ आ सके, ये रहता है। इसके रिजर्वेशन भी मिलता है। आर्टिकल 42 क्या बोलता है कि मैटरनिटी रिलीफ और ह्यूमन कंडीशन, काम ऐसे मत करवाओ कि अगला परेशान हो जाए, यानी ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम गंदगी भरी जगह पर आप उसको, किसी को मजबूरी है तो वहाँ काम करवाओगे। ह्यूमन कंडीशन तो होनी चाहिए, सुबह टाइम से आए टाइम से जाए, दोपहर का लंच ब्रेक हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये चीज़ें होंगी तो उससे क्या रहेगा, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैटरनिटी रिलीफ, महिलाओं को जो मिलता है ना मैटरनिटी रिलीफ, आपके 2 बार मिलती है, तो ये रहेगा कि भाई जब गर्भावस्था में होते हैं तो वहाँ पर उसको घर पर रहती हैं और उसको क्या दिया जाता है, उसको पैसे मिलती हैं। यानी सरकार है या प्राइवेट कंपनी है, हर जगह मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन है, ये किया गया है। अगला है एंडेवर टू सिक्योर वर्किंग लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड। इतना कम किसी को मजदूरी मत देना कि वो अगला उस मजदूरी से कुछ मतलब ही नहीं हो, डिसेंट होना चाहिए। अगर आप किसी को एम्प्लॉय रखते हो, सरकार रखती है, तो मिनिमम मजदूरी होती है, उसके लिए मिनिमम वेजेज एक्ट बना रखा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना रखा है, उससे कम आप मजदूरी दे ही नहीं पाओगे क्योंकि उसकी तो अपना जीवन है ना। तो ये है। हाँ 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 हाँ
हाँ उनका काम, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है ना, इंडिया में ग्रेड पे सिस्टम लागू है। ए ग्रेड वालों को इतना, बी सी डी, वो डी में आते हैं, इसलिए इंडिया में वर्क वाला लागू नहीं है। इंडिया में वर्क वाला सिस्टम लागू नहीं है कि अगर जैसे अमेरिका में है, वहाँ पर होता है ना, वहाँ पर ड्यूटी के बेस पर सैलरी डिसाइड होती है। अगर आप दोनों की सेम जिम्मेदारियाँ, चाहे आप कुछ काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी का काम कर रहे हैं, चाहे एक मतलब कि प्लम्बर है या फिर एक आप इंजीनियर हैं, दोनों का सेम पे रहेगा। पर इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। इंडिया में ग्रेड पे है, ग्रेड पे ए का ज़्यादा, बी का कम, सी का कम, डी का कम, ऐसे है। तो वो उस ग्रेड में आते हैं, डी वाले में, सी और डी में। हाँ काम बिल्कुल ज़्यादा होता है, नो डाउट। हाँ इवन अगर जो उनका पर बताए ना, वो ये बोलते हैं भाई इनका मेंटल काम ज़्यादा होता है ए वालों का। इंडिया में सिस्टम ही ऐसा लागू कर रखा। हो सकता है आने वाले समय में इंडिया में भी उस तरह का सिस्टम लागू हो जाए, आज से 50 साल 100 साल बाद। अभी नहीं है। उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि प्रशासनिक सेवाओं का वर्गीकरण। जब हम प्रशासनिक सेवाएं देखते तो उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने भी वैसे एक सिस्टम बना रखा है कि जो आपका है ना, जैसे आप ए क्लास के हो तो ज़्यादा, बी कम, ऐसे करके रहेगा। फिर अगला है 31A। 31A में ये बोलता है स्टेट शेल टेक स्टेप टू पार्टिसिपेट द वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये बाद में जोड़ा गया था, ये बाद में जोड़ा गया था। ये बोला है कि बताए ना, वहाँ तो बताए ना, मैंने मजदूरों का बताया सोशलिज्म वाले में, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन और मजदूर उसके खिलाफ हो जाए, तो यहाँ लेबर का पार्टिसिपेशन होगा। किस में होगा? कंपनी के मैनेजमेंट में। और इसके लेकर आप देखते हैं ना, मिल यूनियन बनती है, कई सारे ट्रेड यूनियन बनती है, तो यूनियन बनती हैं, सुना है नाम? हाँ तो ये यूनियन ना उनको पावर यही आर्टिकल देता है। IAS एसोसिएशन भी बनते हैं, बोलते हैं हम भी मजदूर है। बोले किसके आप मजदूर है? सर के ऊपर बैठते हो, सरकार के मजदूर है। वो भी IAS एसोसिएशन, IPS एसोसिएशन आपको मिलेंगे, ये रहते हैं। आर्टिकल 47 क्या बोलता है? ये बोलता है कि रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए और पोषण स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करेगा, कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ावा देगा। कैसे? इसके लिए आपका ये होता है ना, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट वाले होते हैं। आपका कौन सा डिपार्टमेंट रहता है? ये एक तो नारकोटिक वाला होता है कि जो ड्रग्स वगैरह बिकते हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल करता है। दूसरा इसके अलावा स्टैंडर्ड ये रहता है ना, ये छापे वगैरह लगाते हैं ना, फूड इंस्पेक्टर वगैरह रहते हैं, उनको पावर कहाँ से मिलती है? वो डिपार्टमेंट यहीं से तो क्रिएट किए गए, छापे मारते हैं। अच्छा यहाँ मिलावटी सामान मिला है, पकड़ के बंद कर दो इसको। ऐसे कैसे आप मिलावटी? क्योंकि आपका न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। इसके अलावा कोई गलत कम ज़्यादा न तो ले। अगर कुछ चीज़ें में जैसे बताए ना, जैसे काली दाल के अंदर अगर कुछ इस तरह के कंकड़ आते हैं तो पकड़ लेंगे। दूध में मिलावट है किसी न किसी में, वो यही देखते हैं। इसके अलावा क्या रहेगा? इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए कैसे रहेगा? जैसे दिल्ली में आप देखेंगे ना, ओपन जिम सिस्टम सरकार ने शुरू कर रखा है। खेलों को सरकार बढ़ावा देती है, भाई हेल्थ अच्छी हो इसलिए। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ से सरकार को पावर देती है। कोई ये बोले कि भाई मैं तो खेलता ही नहीं या मैं खेलती नहीं, टैक्स तो मुझे भी देना पड़ रहा है, उसका पैसा वहाँ क्यों खर्च कर रहा है? फिर सरकार बोलेगी अरे बुद्धू आप तो ये पढ़ कर ही नहीं आए, आपको तो फंडामेंटल ये राइट के बाद आपको फंडामेंटल ये DPSP भी पढ़ने चाहिए थे। यही तो बोलेंगे, आप भी तो यही बोलेंगे। सिस्टम में जाओगे, ये जो आप सिस्टम में जो चला रहे हो जो चीज़ें, उनकी पावर किससे मिलती है? उनकी पावर यहाँ से मिलती है। इसी के आधार पर आप काम करते हैं, ये रहता है। फिर आगे कल करते हैं हम गांधीयन वाला। कल मतलब डे आफ्टर टुमारो। कुछ पूछना है इसमें?